हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीके प्रिंस एकेडमी पर। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, जिसमें स्टेनो, ग्रुप सी, ग्रुप डी और ड्राइवर के जो है आपका पद आया हुआ है। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। आज का ये प्रैक्टिस सेट 8वां नंबर प्रैक्टिस सेट होगा। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ठीक है। फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथ के जो है 25-25 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते रहिएगा, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में अगर देखेंगे तो सबसे पहले इसमें हिंदी के क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको गद्यांश दिया गया है और गद्यांश से 5 प्रश्न आने हैं। तो गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद जो है उत्तर की तरफ बढ़ना है। तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा, इस तरीके से दिया गया है। और हम जो है क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त गद्यांश का संक्षेपण कीजिए, ठीक है। आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आप को गद्यांश पढ़ने के बाद आपको जो है इसका पूरा सारांश मिल जाएगा कि ये चीज़ें किसके बारे में कही गई। तो उसी को कहते हैं संक्षेपण, मतलब 1/3 पार्ट में लिखना संक्षेपण होता है पूरे गद्यांश का, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसमें आपको प्राप्त होगा कि ये जो चीज़ें कही गई गद्यांश, ये भारतीय जीवन दर्शन के बारे में कही गई हैं। और इसमें डी ऑप्शन जो होगा इसका जो हो जाएगा संक्षेपण। जैसे कि लिखा हो इसमें, भारतीय जीवन दर्शन के लक्ष्य की खोज करके उसे पाने की प्रक्रिया भी बताता है। लक्ष्य को पा लेना उसे केवल जानना ही नहीं बल्कि उसका अंश हो जाना है। इस उपलब्धि में प्रमुख बाधक है अज्ञान, जिसे दर्शन ही दूर कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार दार्शनिक को स्वयं अनुशासित होना पड़ता है ताकि वह यथार्थ से एकाकार हो जाए। इसी नाते अनुशासित आचरण का पालन सभी मनुष्यों को करना होता है। तो ये इसका सारांश हो गया, ये इसका क्या हो गया, संक्षेपण हो गया। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय दर्शन सिखाता है। भारतीय दर्शन क्या सिखाता है? तो देखिए, भारतीय दर्शन की अगर हम बात करें, गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर ए पार्ट निकल के आएगा, जीवन का आशय और लक्ष्य सिखाता है, ठीक है। हिंदी के बाद हम फिर मैथ करेंगे 25 क्वेश्चन। तो वीडियो से जो है जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैथ के आपको मिलने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक बताना है। तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा, भारतीय दर्शन और जीवन हो जाएगा। गद्यांश के अनुसार सभी मनुष्यों का क्या एक है? तो गद्यांश के अनुसार सभी मनुष्यों का दायित्व और नियति एक है। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ए व बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, उपरोक्त गद्यांश के आधार पर बताना है कि यथार्थ की प्राप्ति में प्रमुख बाधा क्या है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर इसका निकल के आएगा ए पार्ट, अज्ञान, ठीक है। तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये हो गया गद्यांश से क्वेश्चन। अब देखते हैं, दिया गया है कि अभी अभी राधा सो गई है। अभी अभी राधा सो गई है वाक्य है, और इस वाक्य को बताना है कि कौन से काल में यह वाक्य जो है लिखा हुआ है। तो अभी अभी राधा सो गई मतलब कोई कार्य अभी तुरंत अगर समाप्त हुआ हो तो वो जाता है किसमें, भूतकाल, और वो भी आसन्न भूतकाल में जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट है, आसन्न भूतकाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, सूक्ति का सही संधि विच्छेद बताना। तो सूक्ति का सही संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, तो ए पार्ट में लिखा हुआ, ठीक है। सु प्लस उक्त लिखा हुआ जो कि ए पार्ट में। और ये किस प्रकार के संधि के अंतर्गत आएगा, तो ये आता है दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत। दीर्घ स्वर संधि का ये उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का परसक है। से के द्वारा जो है किस कारक का परसक है ये बताना है। से के द्वारा किस कारक का परसक होता है, तो यहाँ हो जाएगा ये करण कारक, ठीक है। करण कारक का होता है। और अपादान का होता है से, लेकिन ये अलग होने की परिस्थिति जब होती है तब वहां पर ये होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी वाला चयन करना। इसमें से सही रूप से कौन सा वर्तनी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे गरिष्ठ की अगर हम बात करेंगे तो जो सी पार्ट में गरिष्ठ लिखा हुआ ये सही रूप से लिखा है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द कहते हैं स्वावलंबी। क्या कहते हैं, स्वावलंबी कहते हैं। आंसर ए पार्ट राइट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से प्रश्न में बताना है लिंग से संबंधित चीजें, कथनों पर विचार करना है। पहला दिया गया है, अकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के इकारांत कर देने से वह स्त्रीलिंग हो जाते हैं। और दूसरा दिया गया है, जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप करके उनमें कहीं इन और कहीं अज्ञान प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब इसमें बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो देखा जाए तो अगर ये जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो ये दोनों सही पार्ट हैं। तो आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी। इसमें से प्रेरणार्थक क्रिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा जगाना, ठीक है। जगाना जो है क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। बाकी चलना, पढ़ना, बदलना ऐसे भी प्रेरणार्थक क्रिया के नहीं अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद जो कौन से हैं, इनमें से कौन सा एक भेद गलत है? तो तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी, इसमें से कौन सा एक गलत है? तो यहाँ देखिएगा 4 भेद जो दिए गए हैं शब्दों को उत्पत्ति के आधार पर, तो उसमें आता है तत्सम, तद्भव और विदेशी। ये यौगिक नहीं आता, तो सी पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा चौथा आता है देशी, ठीक है। देशी, विदेशज, देशज, विदेशज, तत्सम, तद्भव, ये 4 प्रकार के जो होते हैं वो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए इंदु, दिनेश, मनोज, ये सभी तत्सम है। रात जो है तद्भव शब्द होता है, रात का तत्सम होता है रात्रि, ठीक है। ऋत का अर्थ क्या है? अगले क्वेश्चन में बताना। क्वेश्चन नंबर 15, ऋत का अर्थ होता है सत्य, तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट, सत्य हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ए पार्ट इसका करेक्ट है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है। सही कथन चुनेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सही कथन इसमें अगर देखेंगे तो क्वेश्चन ए में दिया गया कि या और वा ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, ठीक है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। अवधेश का विग्रह और प्लस देश होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो यहाँ पे क्या गलत, क्या कथन सही है? तो कथन सिर्फ ए पार्ट सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए जो है उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ठीक है, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा हमें बताना है, क्या हो जाएगा? तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा होता है सिर खाना, ठीक है, सिर खाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका भाव क्या है? इसका अर्थ क्या है? लोकोक्ति है, तो इसका अर्थ होता है कि एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ जाना, आ पड़ना। तो यहाँ आंसर ए पार्ट राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय में समास हो जाता है बहुव्रीहि समास। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 19 का सी पार्ट से हो जाएगा। अगर हम इसका समास विग्रह करते हैं तो मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला, अर्थात इसका तीसरा अर्थ क्या निकल के आएगा? तीसरा अर्थ भगवान शिव को जाता है, ठीक है। मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शिव ही होंगे, तो यहाँ पर तीसरा अर्थ भगवान शिव निकलेगा, तो जो कि इसलिए बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन अनुकरणात्मक शब्द है? इसमें से अनुकरणात्मक शब्द कौन सा है इसमें से? तो खड़खड़ जो शब्द है ये अनुकरणात्मक होता है, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अनुरूप का विलोम बताना है अगले प्रश्न में, इसका आंसर क्या है? तो अनुरूप का विलोम क्या होता है? प्रतिरूप, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खसखुरा या गुरखाली भाषा कौन सी भाषा है? कहाँ की भाषा है? तो ये भाषा जो होती है नेपाल की भाषा है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किस से झगड़ा करते फिरोगे? रेखांकित पद जो किस है, ये क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, प्रविशेषण है, तो ये आता है सर्वनाम के अंतर्गत, आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए बहु का बहुवचन क्या है? बहु का बहुवचन क्या होता है? तो बहु का बहुवचन होता है बहुएं, जो कि सी पार्ट में राइट लिखा हुआ है, ठीक है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा होता है? तो सम उत्पन्न से अगर देखा जाए, सम उपसर्ग से बना हुआ शब्द इसमें से तो संस्कार होता है, जो कि ए पार्ट में दिया गया है, ठीक है। तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन आपके आ जाते हैं मैथ से, ठीक है। दिया गया है पहला क्वेश्चन जो मैथ का है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस तरीके से इसमें दिया गया है कि एक नाव स्थिर पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति है, नदी में 5 किलोमीटर का बहाव है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा का बहाव है, और वो नदी में कुछ दूरी के लिए जो है बहाव की ओर चलती है और वापस आती है। नाव की चक्कर लगाने की औसत गति और स्थिर पानी में गति का अनुपात पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। कैसे लगाया जाएगा? इसमें क्या दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन में? 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि नाव का जो है चाल दिया गया है। तो नाव की चाल कितनी दिया गया है? नाव की चाल दिया गया है 20 किलोमीटर पर हावर, मतलब पर घंटा, और धारा की चाल मतलब कि दिया गया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे, धारा के अनुकूल अगर जाती है नाव, मतलब धारा के साथ में अगर जाएगी तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? तो 20 + 5 जुड़ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगी, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर प्रतिकूल मतलब धारा के अगर विपरीत में आती है तो 20 - 5 मतलब कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हो जाएगा। अब पूछा गया कि इन चक्कर लगाने की औसत गति, तो औसत गति निकाला कैसे जाता है? तो औसत स्पीड जो होता है वो कैसे निकालते हैं? तो 2xy/x + y फार्मूले से यहाँ पे रखेंगे। x का मान यहाँ पे, x का मान है 25, y का मान 15 है, अपान 25 + 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 25 × 50
गुणे 15 और 25 15 हो जाता है 40, तो 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम कैंसिल करते हैं कुछ तो 75/4 किलोमीटर पर स्पीड ये आ जाएगा एवरेज स्पीड। अब पूछा गया कि स्थिर पानी में गति का अनुपात और औसत गति का अनुपात बताना है, तो 75/4 अनुपात 20 ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 75 गुणे 20 चौक 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम और काटते हैं तो ये हो जाता है 5 से काटते हैं तो 5 से क्या जाएगा 5 एकम 5 2 5 25 और ये हो जाता है 5 एकम 5 और 3 5 6 30, तो 15/16, तो 15/16 अनुपात हो जाएगा जो कि दिया गया है ए पार्ट में, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि दिया गया आपका आंसर 15/16। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है 27 नंबर क्वेश्चन है। क्या दिया गया 270 मीटर किलोमीटर की दूरी को एक व्यक्ति आंशिक रूप से बस द्वारा और आंशिक रूप से कार द्वारा तय करता है। उसने 1/3 भाग की दूरी बस से और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। ठीक है, यदि कार की गति जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो पूरी दूरी कितने समय में तय किया गया। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो देखिए कुल दूरी इसमें दिया गया है कितना 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर में से कुछ दूरी वो बस से, मतलब कि 1/3 भाग जो दूरी है वो बस से तय करता है। ठीक है, तो 1/3 भाग 270 का कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 9 27 90 किलोमीटर आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर की दूरी किससे तय करता है, बस से तय करता है। तो और बस की चाल कितनी है, बस की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा बस की चाल है। तो यहाँ पे समय कितना हो जाएगा बस के द्वारा, बस के द्वारा समय हो जाएगा 90/30 यानी कि 3 घंटा उसको बस से लग जाएगा। बाकी दूरी कितनी बचती है, तो 270 माइनस 90 करेंगे तो ये हो जाएगा 180 किलोमीटर बचती है, जो कि ये कार से तय करता हो। कार की गति दिया गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो यहाँ पर समय कितना लग जाएगा, तो यहाँ पे समय लग जाएगा तो 180 मतलब दूरी बटे चाल हो जाएगा, 180/45 हो जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 4 बार जाएगा तो 4 घंटे लग जाएंगे। ठीक है, 4 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय बस के द्वारा 3 घंटे लगे और कार के द्वारा 4 घंटे लगे, तो 4 और 3 7, तो 7 घंटे टोटल लग जाएगा 270 किलोमीटर तय करने में उसको। तो 7 घंटे हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से लगाते हैं, राइट आंसर किया जाएगा, इसका ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 50 मीटर की मात देता है और 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 10 मीटर की मात दे देता है। 400 मीटर की दौड़ में बताना है कि ए सी को कितने मीटर की मात दे देगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन हमें बताना है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए और बी दिया गया है, ए और बी मतलब बी को 50 मीटर की मात दे देता है, मतलब कि ए जो है पूरा 1000 मीटर दौड़ता है और बी 50 मीटर कम दौड़ेगा, तो 950 दौड़ेगा सिर्फ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 100/95 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि बी सी को 10 मीटर की मात दे देता है और वो जो है कितने मीटर के दौड़ में, तो 500 मीटर के दौड़ में। तो मतलब कि बी जो है 500 मीटर पूरा दौड़ेगा और सी जो है 10 मीटर कम यानी कि 490 मीटर दौड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 50/49 आ जाता है। ठीक है, ये कट जाएगा। इसके बाद बोलता है कि ए अपान सी, बोलता है कि कितना कैसे निकलेगा, तो ए अपान सी बराबर यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो A/B इंटू बी अपान सी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपान सी निकल आएगा। ए अपान बी अब यहाँ पर मान रख देंगे 100/95 इंटू 50/49 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ए अपान सी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ए बराबर दिया गया 400 मीटर की दौड़ दिया गया। ठीक है, ए बराबर कितना है, अब यहाँ पे ए जो है 400 मीटर दौड़ेगा लेकिन सी को मात देने के लिए सी निकालना है। तो ए बराबर यहाँ 400 मीटर दिया गया, तो 400/सी बराबर 100 गुणे 50/95 गुणे 49, ये हमारा हो जाएगा वैल्यू।
अब सी हम कैसे निकालेंगे, तो सी बराबर 95 कर देंगे तो हो जाएगा 95 गुणे 49 और गुणे हो जाएगा 400 बटे के हो जाएगा 100 गुणे 50। ये आ जाएगी वैल्यू। इसको हम काट पीट लेंगे, बस हमारा आंसर जो है निकल के आ जाएगा। क्या आता है काटने के बाद, तो चलिए काटते हैं। ये 2 जीरो से कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाकी हो जाएगा 50 और 95। तो 50 को अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 दाएँ 50 और ये आ जाता है 19 पचे 95, तो 19 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ये 5 10 जो है 2 से कट जाएगा, 5 बचेगा और 2 से ये कट जाएगा तो 2 बचेगा। ऊपर बच जाएगा 19 गुणे 2 यानी कि 38 गुणे 49 बचेगा, नीचे बच जाएगा सिर्फ 5। तो 38 गुणे 49, 38 गुणे 49 कितना होता है, तो 38 गुणे 49 जब करेंगे तो 1862 होता है और बटे 5 हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 372.4 आ जाएगा, ठीक है। 372.4 सी का मान आ गया। अब यहाँ पर कितने मीटर की मात देगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। कितने मीटर की ये मात दे देगा ये पूछा गया, मतलब डिफरेंस निकालना है। तो 372 मीटर 372.4 मीटर जो है ये सी दौड़ता है और 400 मीटर की दौड़ है। तो 400 में से अगर हम 372.4 घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ए ने कितने मीटर का मात दिया था। तो ये आ जाता है 27.6 मीटर। तो 27.6 मीटर का मात जो है ए देगा सी को, और यहाँ पे हो जाएगा आंसर डी ऑप्शन करेक्ट, 27.6 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम इस कंसेप्ट के माध्यम से लगाएंगे। अब यहाँ पे इस तरीके से कि इसका नंबर जो है प्लेस बदल दिया जाएगा, क्वेश्चन इस तरीके से हम आ सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 से 31 तक जो है पाई चार्ट के माध्यम से आपको करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए एक एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहले 29 क्वेश्चन। अब ये पाई चार्ट दिया गया है, पाई चार्ट को हमें देखना है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए दिया गया है चेरी को दर्शाने वाले केंद्र का कोण। अब संतरा का 140 दिया गया है डिग्री, सेब का 90 डिग्री है, केला का 70 डिग्री है और चेरी का कितना दिया गया है, चेरी का नहीं दिया गया है। तो चेरी का हमें निकालना है। तो देखिए वृत्त अगर है तो उसका जो पूरा जो कोण होता है कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे कि चेरी का 80 डिग्री मान लेते हैं। तो इसको अगर हम जोड़ लेते हैं तो 140 प्लस 90 प्लस 70 प्लस एक्स, ये बराबर किसके हो जाएगा, 360 डिग्री के। तो 140 प्लस 90 प्लस 70 कितना हो जाएगा, 300 आता है। 300 प्लस एक्स बराबर 360। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 360 माइनस 300, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो चेरी का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा जो कि पूछा गया था। तो बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, 30 नंबर क्वेश्चन है कि 45 बच्चों ने सेब चुना तो कितने बच्चों ने संतरा चुना। तो 45 बच्चों ने सेब, सेब का डिग्री कितना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री रेशियो के हो जाएगा 45, सेब चुना गया, ठीक है। तो 1 डिग्री रेशियो कितना हो जाएगा, 45/90। 1 डिग्री रेशियो कितना हो जाएगा, 45/90। तो यहाँ पे हमें निकालना किसका है, संतरा वाला। संतरा का है 140 डिग्री, तो 140 डिग्री रेशियो कितना हो जाएगा, तो 45/90 इंटू 140। यहाँ अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 45/9, तो 45 दूना 2 से कट जाएगा और 2 से इसको काटें 2 सत्ते 1470। तो 70 आ जाएगा 70 बच्चे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट 70 बच्चे हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से निकाला जाता है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 31 देखते हैं कुछ इस तरीके से। ये रखते हैं पाई चार्ट 31, चलिए देखते हैं, ठीक है। 31 क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया गया यदि 35 बच्चों ने सर्वाधिक केला चुना तो समूह में कुल कितने बच्चे थे, टोटल कितने बच्चे थे ये बताना है, ठीक है। 35 बच्चों ने केला का अगर देखते हैं डिग्री तो 70 डिग्री है, यानी कि 70 डिग्री बराबर 35 लोगों ने चुना। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं अब टोटल कुल कितने बच्चे थे, तो टोटल निकालने के लिए हमें 360 डिग्री निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से 360 डिग्री क्या हो जाएगा, तो 35/70 हो जाएगा, 35/70 इंटू 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम मान इसको हम सॉल्व करते हैं तो 35 दूना 70 और ये कटेगा 2 18 36, तो 18 36 तो 180 बच्चे टोटल हो जाएंगे। इस तरीके से मान इसका निकल के आ जाएगा 180 बच्चे, जो कि डी पार्ट में दिया गया है। डी पार्ट में क्या है, दिया गया है, तो 180 बच्चे इसका राइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से जो है निकालेंगे इसका आंसर, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 31 हो गया। 32 क्वेश्चन नंबर 32।
क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 1 अपान के एक्स स्क्वायर दिया गया, ठीक है। और इधर दिया गया है कि 2 अपान एक्स माइनस 1। तो इसको पाने के लिए इसके साथ क्या जोड़ें जिससे कि ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाए हमें, ठीक है। तो एक तो ये है कि इसमें जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को एक एक करके इसमें हम जोड़ लेते हैं, और जिसमें ये मान प्राप्त हो जाए वो मान क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन जो दिया गया है इसका सही बी पार्ट। अब बी पार्ट हम इसको एक इसमें जोड़ते हैं तो 1 + 2 इंटू एक्स प्लस 1 अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाता है, x + 1 + 2 बटा x + 1, ठीक है। तो यहाँ पे x + 3 अपान x + 1 आ जाएगा, जो कि ये इसके वैल्यू के साथ मेल नहीं खाता, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम दूसरा चेक कर लेते हैं। तो 2 अपान x - 1 प्लस -1 अपान x - 1, इसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x - 1 का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ से एक x - 1 कट जाएगा। दोनों का अगर सेम है तो फिर ऊपर हो जाएगा 2 - 1 बराबर ये हो जाएगा 1 अपान x - 1, ये आ जाएगा, जो कि ये भी फिर भी नहीं सही बैठ रहा है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा जो दिया गया है x² - 1, अगर हम इसमें जोड़ते हैं 2 अपान x - 1 -1 अपान x² - 1, ठीक है। इसको जोड़ते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x - 1 और x + 1, ये हो जाएगा क्या, एलसीएम, क्योंकि x² - 1 स्क्वायर अगर फार्मूला लगाते हैं a² - b स्क्वायर, तो a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x + 1 x - 1, अब यहाँ से x - 1 कटेगा तो ये बचेगा 2x + 1 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1 के, तो 2x + 1 -1 अपान x² - 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x अपान x² - 1 हो जाएगा। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 3 चेक हो गए, तीनों नहीं हुआ। अब डी पार्ट बचा, डी पार्ट को भी चेक कर लेते हैं, 2 अपान x - 1 प्लस 1 अपान x - 1, तो 2 1 3 x - 1 आ जाएगा, जो कि ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एरर दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, एरर दिएगा, तो ये आप इसको छोड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, और अगर आएगा तो इसे ऑप्शन चेक के अनुसार आप लगा सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। नंबर दिया गया कि एक गांव का पटवारी कुछ दूर पैदल चलकर वहां से साइकिल पर वापस कुल 5 घंटे 23 मिनट में आ पाता है। यदि वो दोनों ओर पैदल जाता तो उसे 6 घंटे 17 मिनट लगते। साइकिल पर आने जाने में उसे कितना समय लगता, ये बताना है, ठीक है। साइकिल पर आने जाने में उसे कितना समय लगेगा, ये बताना है। तो अब पैदल चलकर वहां से साइकिल पर वापस आने में कुल उसको 5 घंटा 23 मिनट लगता है। मतलब कि पैदल मतलब फुट यानी पैर से जाता है, इसके बाद साइकिल से जाता है, दोनों से जाता है, तब उसको 5 घंटा 23 मिनट लगता है, ठीक है। और अगर वो पैदल दोनों ओर जाता है, माने फुट के ही माध्यम से जाता है, एफ को डिनोट करते हैं, तो वो उसको लगता है 6 घंटे 17 मिनट समय लगता है। ये दिया गया है आपको क्वेश्चन में दोनों मान, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 2f बराबर हो जाएगा 6 घंटे 17 मिनट। तो ये जब 2f है तो इसको 2f बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे पूरे में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2f + 2c बराबर ये हो जाएगा 5 दूनी 10 घंटे प्लस 23 दूना 46 मिनट, ये हमारा मान आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से जो 2f का मान जो दिया गया है ये वाला, इसको हम रख देंगे इसमें 2f की जगह पे, तो क्या हो जाएगा 6 घंटे 17 मिनट प्लस 2c मतलब साइकिल का मान प्लस बराबर के 10 घंटा 46 मिनट आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 2c बराबर हो जाएगा 10 घंटा 46 मिनट, 10 घंटा 46 मिनट माइनस 6 घंटा 17 मिनट। तो इसको अगर हम इसमें घटाते हैं तो क्या मान आता है हमारा, 46 में से 17 मिनट घट जाएगा तो ये बचेगा 29 मिनट आ जाएगा, और 10 में से 6 घंटे जब घट जाएगा तो ये बचेगा 4 घंटा।
तो जो साइकिल है, साइकिल पर आने जाने में उसे कितने घंटे लगेगा? 4 घंटा 29 मिनट लगेगा। 2C मतलब 2C मतलब दोनों साइड। तो दोनों साइड से जब साइकिल से आ जाएंगे तो 4 घंटे 29 मिनट लगेंगे। तो 4 घंटे 29 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि सी पार्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से इसको हम लगा लेंगे, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? दिया गया है एक पुस्तकालय जिसमें 23,445 क्या है पुस्तक हैं, और कहा गया है कि जो इनका अनुपात है, गैर कथा साहित्य पुस्तक और कथा साहित्य पुस्तक का अनुपात 2:7 है। ठीक है, 2:7 है। अब कथा साहित्य पुस्तकों की संख्या क्या होगी ये बताना है। तो देखिए टोटल जो पुस्तक कितनी है? 23,445। तो यहाँ से अनुपात से टोटल कितनी हो जाएगी? तो 7:9 रेशियो के। तो ये 9 रेशियो के बराबर दिया गया है 23,445। तो यहाँ से एक रेशियो निकालेंगे तो 23,445/9। इसको अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18 और 5, 9 छक्के 54, जीरो बढ़ाएंगे 9 पचे 45, 2605 एक रेशियो का मान आ जाएगा। यहाँ से हमें पूछा क्या गया है कि कथा साहित्य पुस्तकों का अनुपात, और हमें कथा साहित्य पुस्तक की संख्या। तो कथा साहित्य का रेशियो कितना है? कथा साहित्य रेशियो का है 7 रेशियो। तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा? एक रेशियो का मान 2605, तो 7 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 2605 गुणे 7। इसको अगर हम गुणा करते हैं तो 7 पचे 35, 7 छक 42, 2 और 7 दूनी 14, 4 18। तो 18,235 इसका मान हो जाएगा। एक गैर कथा साहित्य का, कथा साहित्य का अगर गैर कथा का पूछेगा तो 23,000 में से 18,000 घटा दीजिएगा, तो जो आएगा वो गैर कथा साहित्य पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया गया कि किसी वस्तु की कीमत में किसी वस्तु की कीमत 30% बढ़ाकर फिर 30% कम कर दिया गया, तो मूल कीमत की तुलना में मूल्य में कुल प्रतिशत का परिवर्तन क्या हुआ? तो इस प्रकार अगर आपको कहीं क्वेश्चन मिल जाता है कि जिसमें बढ़ाकर फिर कम कर दिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है 30% बढ़ाया गया फिर 30 कम किया गया, माइनस इनका 30 गुणे 30/100 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है ये 30 माइनस 30 प्लस ये कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या? 3 त्रिक 9, तो -9 आएगा। -9% आया, मतलब कि माइनस जो बता रहा है कि कमी हुआ है। ठीक है, माइनस क्या बताएगा? कमी। तो यानी कि 9% की कमी हुई है। ठीक है, 9% की क्या हुई? कमी हुई है। तो ये परसेंटेज का हो जाएगा आंसर इसका ए पार्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 36, एक स्कूटर सवार एक्स से 8 बजे प्रातः रवाना होता है और वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। एक अन्य स्कूटर सवार जो है वो वाई से 9 बजे प्रातः एक्स की ओर जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यह दोनों स्थान एक दूसरे से 220 किलोमीटर की दूरी पर है, तब वह कितने बजे मिलेंगे ये पूछा गया है। ठीक है, तब वह कितने बजे मिलेंगे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो कैसे लगाएंगे इसको? तो एक्स और वाई की दूरी दिया गया 220 किलोमीटर। ठीक है, एक्स और वाई की दूरी कितनी दी गई है? 220 किलोमीटर। मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई बिंदु। ठीक है, एक्स और वाई बिंदु हो गया। एक्स और वाई बिंदु हो गया। अब कह रहा है कि एक्स से 8 बजे रवाना होता है, तो एक्स से 8 बजे रवाना होगा, 8 AM पर रवाना होगा, और कितने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलता है ये। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चलता है। इसके बाद कह रहा है कि वाई की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की ओर से जा रहा है ये। चलिए दूसरी बार कह रहा है कि एक अन्य स्कूटर वाई से 9 बजे रवाना होता है, यहाँ से 9 AM पर चलता है और एक्स की ओर वो चलता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ठीक है, अब यदि दोनों स्थान एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर हैं? तो 220 किलोमीटर बता रहा है दूरी है, 220 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? समय मिलने में जो उनका समय कितना होगा। तो देखिए 8 बजे ये चलता है, 9 बजे ये चलता है, मतलब कि 8 से अगर ये 1 घंटा मतलब 9 बजे तक ये जब चलेगा तो कितने किलोमीटर चलेगा ये? यहाँ तक ये 40 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, 40 किलोमीटर टोटल ये चलेगा दूरी। कौन? एक्स से जो चलता है स्कूटर सवार। तो ये 9 बजे पहुँच जाता है यहाँ इस बिंदु पर, मान लीजिए। तो 40 किलोमीटर चलता है, तो यानी अब कितना दूरी बचा? तो 220 माइनस 40 मतलब 180 किलोमीटर।
तो अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, 180 किलोमीटर बचा है जो कि कवर करना है। फिर अब ये 9 बजे इधर से 9 बजे उधर से 40 किलोमीटर, इधर से 50 किलोमीटर दूरी चलेंगे। तो अब इन दूरी में मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, तो जो 180 किलोमीटर की दूरी है इसमें ये दोनों एक दूसरे के ओर आ रहे हैं तो इनकी जो चाल है वो जुड़ जाता है, तो 40 + 50 जुड़ जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा 180/90 और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 2 घंटे समय इनमें लग जाएगा। ठीक है, 2 घंटे समय क्या हो जाएगा मिलने में, 2 घंटे, ये 180 किलोमीटर एक दूसरे के सापेक्ष चलेंगे तो 2 घंटे में कवर करेंगे। तो ये जो 9 बजे से 9 AM से चलना शुरू किए, तो 9 + 2 कर देंगे तो 9 2 11 बजे ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, तो 11 बजे पूर्वाह्न यानी कि दोपहर के पहले वाला, तो 11 बजे इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी पार्ट इसका करेक्ट, 11 बजे ये मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुछ, क्वेश्चन नंबर 37, एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के, ठीक है, एक आदमी या 2 स्त्रियां या 3 लड़के एक काम को 44 दिनों में कर सकता है। एक आदमी, एक स्त्री, एक लड़का एक साथ मिलकर ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक आदमी, ये 2 स्त्री या फिर 3 लड़के, बॉय से बी से डिनोट करेंगे तो इस तरीके से, मतलब ये तीनों बराबर कितने दिन में काम करते हैं, 44 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक आदमी करे 44 दिन में, या फिर 2 औरत करे, या फिर 3 लड़के करें। यानी कि अगर हम m/w निकालते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2/1 निकल के आएगा। ठीक है, इनकी कार्य क्षमता ये क्या होती है, कार्य क्षमता हो जाती है, तो ये कार्य क्षमता 2/1 निकल के आएगी। अब अगर हम m/b का निकालें कार्य क्षमता तो 3/1 निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो एक m + 1 वोमेन + 1 बॉयज, मतलब कि एक लड़का, ये कहा गया है कि ये जो है एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो इनको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, किसी एक में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब या तो लड़के में कन्वर्ट कर लें, या तो औरत में, या तो आदमी में। तो अगर हम आदमी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, एक m तो ऐसे रहेगा और ओमेन की जगह पे क्या हो जाएगा, m/2। ठीक है, ओमेन की जगह पे हम कह सकते हैं m/2 लिख सकते हैं और बॉयज़ की जगह पे लिख सकते हैं m/3। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जब तुलना करेंगे तो m/3 आ जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो जुड़ जाएगा m इंटू एलसीएम ले लेंगे 6 का, तो हो जाएगा 6 + 2 3 + 2, ये कितना आ जाएगा, तो m इंटू 3 6 3 9 2 11 11/6 आ जाएगा। ठीक है, m इंटू 11/6 आ जाएगा। तो अब कहा गया है क्वेश्चन में कि एक आदमी या 1 या 2 औरत या 3 बच्चे, तो तीनों सेम हो गए, 44 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार 11m/6 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, तो 44 × 6/11 हो जाएगा। यहाँ से हम कैंसिल करते हैं तो 11 से 4 बार जाएगा, 6 × 4 हो जाएगा, तो 24 दिन, तो 24 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 24 दिन, जो कि सी पार्ट में करेक्ट है। तो 24 दिन क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको लगाते हैं, अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है 2x - 2x - 1 = 4, तो हमें x का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे लगाएंगे, चलिए 2x, अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि दोनों में क्या करना, x का मान निकालना, तो अब पावर में x है तो x को हम क्या करेंगे, इसीलिए इसको हम करेंगे जो है, पहले थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए 2x है तो इसको हम ऐसे रखते हैं, -2x में हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम तोड़ देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू 2 हो जाएगा, एक बराबर 4 के। ठीक है, यहाँ से और इसको कैलकुलेट करते हैं, 2x ऐसे रखते हैं इंटू ये 2 है तो ये हो जाएगा 1/2 और 1 2 ही होता है, तो इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद अब हम लिख सकते हैं इसको, यहाँ से जो है 2x दोनों में से कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/2, ये बराबर 4 के हो जाएगा। फिर इसको हम 2x इनको एलसीएम लेंगे, 2 1 कम 2 में से 1 जाए, 1/2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 2x गुणे में है तो इधर गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये, और ये माना जाएगा 2x = 8, यानी कि 8 को हम लिख सकते हैं 2⁵। ठीक है, अब देखिए बेस दोनों में बराबर है, गुणे में, तो यहाँ x = 3 कंपेयर करेंगे तो 3 मान आ जाएगा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है x⁵x,
तो 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो हमारा आंसर 27 हो जाएगा। तो इस तरीके निकालना था आंसर, इसका क्या हो जाएगा 27 डी पार्ट में दिया गया, ठीक है 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, 39 की अगर हम बात करते हैं तो दिया गया है घन के आकार की एक टैंक की भुजाएं 6.25 मीटर, 4.2 मीटर और 3.15 मीटर की हैं। तो पानी से पूरी तरह भरे हुए टैंक का 2 दशमलव तक सही आयतन बताना है। तो घन अगर है घन आकार तो उसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब जो भुजा है उसका जो है गुणा हो जाएगा ए इंटू बी इंटू सी। तो सभी को गुणा कर देंगे तो 6.25, 4.20 और गुणे 3.15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको अगर हम गुणा करते हैं तो क्या मान आता है, तो आता है 82.687 और 2 अंक तक दशमलव के 2 अंक तक निकालना तो 82.69 हो जाएगा, ठीक है। 5 प्लस होता है दशमलव के बाद, उसको हम 1 इसमें जोड़ देते हैं तो 69 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि घन सेंटीमीटर। तो यही आंसर हो जाएगा, यही निकालना था जो कि दिया गया है 82.69 क्यूब, बी पार्ट हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया गया है कि लकड़ी के एक लट्ठे को 2.3 मीटर लंबा, 0.75 मीटर चौड़ा और कुछ मोटाई में घनाभ आकार में काटा गया है। इसका आयतन जो है इतना दिया गया है। तो इस घनाभ से 2.3 गुणे 0.75 और गुणे 0.04 मीटर आयताकार आकार के कितने तख्ते बनेंगे ये बताना है, ठीक है। तो लकड़ी के जो हैं लट्ठा, उसका आयतन दिया गया है, क्या दिया गया है, तो इसका आयतन दिया गया है 1.104, ठीक है, ये दिया गया है घन मीटर। अब एक तख्ते का अगर हमें आयतन निकालें, एक तख्ते का आयतन कितना हो जाएगा, तो एक तख्त का आयतन की अगर हम बात करेंगे तो आयताकार आकार में निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जो चौड़ाई लंबाई ऊंचाई दिया गया है तो इसको हम गुणा कर देंगे तो आ जाएगा तो 2.3 गुणे 0.75 गुणे 0.04, तो ये हो गया एक तख्ते का आयतन। अब तख्ते की संख्या कितनी टोटल होगी, तो क्या होता है वॉल्यूम जो होता है, अगर किसी को चीज़ों से किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम समान होता है। तो यहाँ पे संख्या क्या हो जाएगी, तो इनके हम क्या करेंगे, जो घनाभ ऊपर दिया गया है उसका आयतन को नीचे तख्ते के आयतन से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें संख्या पता चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम बराबर है। तो घनाभ का आयतन 1.104 है, तख्ते का एक आयतन है 2.3 गुणे 0.75 गुणे 0.04, ये दिया गया है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए क्या करें, हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव देखो ऊपर 1 2 3 अंक के पहले लगा हो, तो यहाँ पे 1 2 3, तो ये दशमलव हट जाएगा और 2 दशमलव और हटाना तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा देंगे, इस तरीके से ये भी हट जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, इस तरीके से बच जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, 25 से इसको हम काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी दशमलव हट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 11,0400, नीचे आ जाएगा 23,75,04, ठीक है। तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8, 3 4 सते 28, 2 4 छंग 24, ये इतना आ जाएगा। इसको हम 25 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 हो जाएगा और 25 एकम 25 2 बचेगा, 25 एकम 25 1 बचेगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो इसको लेना है तो ये हो जाएगा 1104। तो अब आ जाएगा 104, इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं फिर, तो 3 त्रिका 9, 2 बचता है, 3 छक 18, 2 बचता है, 3 8 और 24, 3 और 24 हो जाता है, ठीक है। 368/23 आ जाता है, 368/23 आ जाता है। तो 368 को अगर देखते हैं तो इसको हम क्या करें, 16 से अगर डिवाइड करेंगे, 16, ठीक है, 23 देखिए 23 से कम 23, 16 3 48, 16 दूना 32 और 4 36, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16। आंसर क्या आ जाएगा 16, तो 16 तख्ते बनेंगे जो कि ए पार्ट में दिया गया। तो इस तरीके लगाते हैं, गुणा भाग कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 41, 41, 41 इस तरीके से दिया गया है। 41 दिया गया है किसी कमरे की लंबाई, ठीक है। 41 क्या दिया गया है, किसी कमरे की लंबाई
तथा चौड़ाई 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श को समान आकार के वर्गाकार टाइलों को से पाटने के लिए बड़ी से बड़ी टाइल का संभावित माप क्या होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें वर्गा टाइल लगाना है और लंबाई दिया गया है कितना 13 मीटर, चौड़ाई जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 7.5 मीटर। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब इस तरीके से आपको कोई टाइल निकालना है किसी वर्गाकार टाइल कमरे के फर्श के समान, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो लंबाई और चौड़ाई दिया गया था इसका हम निकालते हैं HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ देखिए 7.5 जो है इसको हम अगर कन्वर्ट करते हैं भिन्न में तो ये जाता है 75 अपान 10, और कैंसिल करते हैं तो 5 दूनी 10 और 15 ऊपर आ जाएगा, 15 अपान 2 आ जाता है यानी भिन्न। और भिन्न का HCF निकालते हैं तो क्या होता है, भिन्न का HCF जब निकालेंगे तो वैल्यू होती है अंश का HCF, ठीक है, अपान हर का LCM निकलता है। इस तरीके से हम HCF भिन्न का निकालते हैं। तो 13/1 और 15/2 का अगर हम HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का HCF, तो 13 और 15 का HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे का निकालना हमें LCM, तो 1 और 2 का LCM 2 हो जाएगा, ठीक है। तो HCF निकल के आ गया 1/2 मतलब कि 0.5। तो यही जो 0.5 आया है यही क्या हो जाएगा आपका जो टाइल लगाना है वो टाइल बड़ी से बड़ी टाइल का क्या हो जाएगा माप हो जाएगा संभावित में। तो 0.5 मीटर हो जाएगा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताइएगा किसका मान 1 के बराबर है, क्योंकि ये इजी है, आप इसमें इसको बताइएगा इसका आंसर कौन सा सही है, ठीक है। कमेंट में करके बताइएगा कि 42 का क्या आंसर हो जाएगा। इजी है, लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43 दिया गया है कि दो पाइप ए तथा बी अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, ठीक है। 43 ए और बी, ए भरता है 20 मिनट में और बी भर सकता है 30 मिनट में, और जबकि तीसरा पाइप सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें इसका LCM लेते हैं तो 60 आ जाता है, जो कि इसका पूर्ण उस टंकी का जो है वैल्यूम का हो जाता है 60 हो जाता है। तो यहाँ से एक की दक्षता कितनी आ जाएगी, अगर हम 20 से 60 को डिवाइड करें 3 आ जाएगी, और 30 दूना 60 होता है और 15 चौके 60 आ जाता है। तो इस तरीके से हमें दक्षता प्राप्त हो जाएगी सभी की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की कार्य क्षमता 2 है, सी की कार्य क्षमता कितना है 4 है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि ए बी सी प्रत्येक को 1 मिनट के लिए क्रम से खोला जाए, मतलब कि 1 मिनट के लिए ए को खोलते हैं तो ये 3 काम करेगा, मतलब 3 भरेगा, 3 लीटर मान लीजिए 3 लीटर भरता है, और अगले 1 मिनट के लिए अगर बी को ओपन करते हैं तो ये 2 लीटर भरेगा, और अगले 1 मिनट के लिए अगर हम सी को ओपन करते हैं तो ये 4 लीटर क्या करेगा खाली करेगा, ठीक है। तो टोटल 3 मिनट में कितना काम होगा, तो 3 2 5 तो भरेगा और 4 खाली कर देगा, तो 5 - 4 मतलब 1 भर जाएगा। तो पर हर 3 मिनट में 1 लीटर जो है उस टंकी में भर जाएगा, ठीक है। पूछा गया टंकी में कितनी देर भरेगी टंकी, तो हर 3 मिनट में 1 लीटर भर जा रहा है और 60 लीटर भरना है, तो हर 3 मिनट में 1 लीटर भर जा रहा है और 60 लीटर भरना है, ठीक है। 60 लीटर भरना है तो ये 1 गुणे 60 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 गुणे 60 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60 लीटर जो टोटल हमें भरना है, और ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 180 मिनट। तो 180 मिनट लगेगा हमें कितना 60 लीटर भरने में, इस हिसाब से। तो आंसर क्या हो जाएगा 180 मिनट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 80 मिनट, राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, 3 संख्याओं में पहली दूसरी से दोगुनी है, तीसरी से 3 गुनी है, संख्याओं का औसत क्या है 88 है, पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर बताना है। तो मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि पहली संख्या जो है क्या है दूसरी से 2 गुनी है, और तीसरी से क्या है, तीसरी से 3 गुनी है। तो मान लेते हैं तीसरी संख्या 2x है, तो ये हो जाएगा 6x पहली, ठीक है, तीसरी से 3 गुनी, और ये दूसरी जब हो जाएगा 3x, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी से 2 गुनी ये हो जाएगी और इससे 3 गुनी हो जाएगी, 2 तियाँ 6 3 दूनी 6। तो ये हमें संख्या पता चल गया 6x + 3x + 2x, ये संख्या हो गया। अब इन संख्याओं का औसत 88 दिया गया, तो इनका औसत निकालेंगे तो इनको जोड़ देंगे बटे 3 कर देंगे, और ये बराबर कितना है 88 के, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 6 3 9 2 11x बटे 3 बराबर 88 के। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 11 8 88, x बराबर हो जाएगा 8 तिरिक 24 के। तो x का मान क्या आ जाएगा 8 तिरिक 24 आ जाएगा।
हमें निकालना पहली संख्या और तीसरी संख्या के मध्य अंतर। तो पहली और तीसरी के मध्य अंतर कितना है, 6 - 2 बराबर 4x है। तो 4 गुणे 24 कितना हो जाएगा, 96, और 96 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी पार्ट दिया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, एक सर्कस के शंकु आकार वाले तंबू के लिए कितने वर्ग मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी, या तो उसकी ऊंचाई 35 मीटर, आधार की त्रिज्या 84 मीटर हो। तो क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पे शंकु की बात कर रहा है। तो शंकु कैसे, इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, और नीचे इस तरीके से ये शंकु हो गया, और ऊंचाई इसकी ये लिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। त्रिज्या, त्रिज्या की मान दिया गया 84, एच ऊंचाई का मान दिया गया 35, ये त्रिज्या की ऊंचाई एल होता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, उसकी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकाल लें तो पता चल जाएगा कितना चद्दर लगेगा उस पर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर इंटू एल। अब आर का मान पता है, पाई का मान पता है, लेकिन एल का मान नहीं पता है। तो एल का मान हम निकाल लेंगे, चूंकि ये 90 डिग्री होता बनाता है। तो 35 का स्क्वायर प्लस 84 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर हो जाएगा। 35 का स्क्वायर कितना होता है, 35 स्क्वायर होता है 1225, प्लस 84 का स्क्वायर हो जाता है 1756, तो एल स्क्वायर। इनको अगर हम जोड़ते हैं तो एल स्क्वायर हो जाता है 8281। इसका अगर हम वर्गमूल लेंगे तो लीजिएगा तो 91 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो एल बराबर मान कितना आ गया, 91 मीटर। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे, पाई आर एल। यहाँ पे मान रखते हैं, पाई का मान है 22/7, आर का मान है 84, एल का मान 91 आया है, उसको रख देते हैं। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो क्या मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 12 7 84, तो 22 गुणे 12 गुणे 91, इसको गुणा कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका मान जो है हो जाएगा। गुणा करने पर यह आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। तो इस तरीके से निकालते हैं, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो गियर के पहियों में, छोटे पहिए के गियर में 12 दांत है, और बड़े पहिए में गियर में 42 दांत है, ठीक है। और यदि बड़ा पहिया 3 चक्कर लगाता है तो हमें ज्ञात क्या करना है कि छोटे पहिए के चक्करों की संख्या क्या होगी, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे बड़ा, एक छोटा है एक बड़ा है। तो W1 मान लेते हैं, ये इसका है 12 दांत। W2 जो बड़ा गियर है इसका मान लेते हैं 42 दांत, ठीक है, 42 दांत। अब ये 3 चक्कर लगाता है सिर्फ, बड़ा वाला। तो मान लेते हैं 3 चक्कर ये लगाता है, और ये m चक्कर लगाता है, ठीक है, m टाइम्स, मतलब m चक्कर लगाता है। तो 42 गुणे 3, 42 गुणे 3 बराबर ये हो जाएगा 12 गुणे m के, ठीक है, 12 गुणे m के हो जाएगा। तो 42 गुणे 3 बराबर 12 गुणे m के हो जाएगा। एक मिनट, चलिए 46, ये छोटा वाला हो गया, ये बड़ा वाला हो गया। ये लगाता है 12 दांत इसमें है, और इसमें जो है 42 दांत है। ये 3 चक्कर लगाता है, और ये मान लेते हैं m चक्कर लगाता है। तो 12 गुणे m बराबर ये हो जाएगा 42 गुणे 3, क्योंकि दोनों बराबर चक्कर हम दोनों ही लगाएंगे, दोनों एक दूसरे जुड़े हैं। तो यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 42 गुणे 3/12, ठीक है। इसको अगर हम काटते हैं तो 3 चौके 12, और m बराबर आ जाता है 42/4, 4 एकम 4, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अगर हम काटेंगे तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो 2 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, तो 10.5 चक्कर जो है पहला वाला छोटा वाला पहिया लगाएगा। तो यहाँ आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है। 47 क्वेश्चन में हम देखें, अगर बात करें तो एक बल्लेबाज का 16 पारियों का में एक औसत रन है, और 17वीं पारी में उसने 80 रन बनाया, जिसका औसत उसका 2 से बढ़ गया। तो उसके 17वीं पारी के बाद रनों का औसत कितना होगा ये बताना था, ठीक है। तो मान लेते हैं उसका पुराना वाला जो औसत था कितना था, वो था x। तो इसको अगर हम जोड़ते हैं, जोड़ने पर तो 16x हो जाता है, ठीक है।
जो औसत होता है x, और 16 पारियों में x है तो सम करेंगे तो 16x हो जाएगा। 17वीं पारी में उसने रन कितना बनाएगा, तो 16x तो ये था ही पहले, इसके बाद इसने 80 रन और ऐड किए 17वीं पारी में, तो ये हो गया इतना। तो इसका न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा 16x/80/17, ठीक है, ये आ जाएगा। और कह रहा है फिर इसके बाद जब ये इतना बना लेता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, यानी जो पुराना था x तो उसमें 2 बढ़ जाता है तो x+2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 16x+80 बराबर 17x+17 दूना 34, पक्षांतर करेंगे तो 16x उधर जाएगा और 34 इधर आएगा, तो 80 - 34 हो जाएगा, इधर 17x - 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा x, तो x बराबर हो जाएगा 80 - 34 जो कि 46 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा पुराना वाला औसत कितना आ जाएगा, 46, और हमारा नया जो 2 औसत और बढ़ गया है तो इसको हम जोड़ देते हैं x+2, तो यानी कि 46+2 यानी कि 48 हमारा आंसर हो जाएगा। 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 रन 17वीं पारी के बाद उसका औसत रनों की संख्या कितनी जाएगी, 48 रन, ठीक है। चलिए इस तरीके से इसको लगाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये देखिए मान दिया गया है। अब मान में अगर आप देखते हैं तो इसमें क्या पाते हैं कि यहाँ पर जो है 0.3 का क्यूब, 0.02 का क्यूब और 0.05 का क्यूब दिया गया, और इन माइनस करके 3 × a × b × c दिया गया है, बराबर ये इतना a + b + c दिया गया। तो जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर होता है a + b + c एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a² + b² + c² - ab - bc - ca। ये जो फार्मूला होता है इसी फार्मूले बेस पर जो है ये लगेगा, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, हम इसको पक्षांतर करेंगे इस a + b + c को, तो इधर जब लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, a + b³ + c³ - 3abc अपान ये हो जाएगा a + b + c, और इधर क्या बचेगा, a² + b² + c² - ab - bc - ca, ठीक है। तो ये इतना मान जो बचा है यही हमें जो है ये वैल्यू दिया गया है, ठीक है। a की जगह पर 0.03, b की जगह पर 0.02 और b और c की जगह पर 0.05 दिया गया है। तो ये वैल्यू जो है इसके बराबर दिया गया है, तो इसकी जगह पर हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, a² मतलब कि 0.02 का स्क्वायर, ठीक है, 0.02 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.2 का स्क्वायर प्लस b² मतलब कि, ठीक है, यहाँ पे देखिए 0.02 नहीं, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा, a बराबर 3 है, 0.03 का स्क्वायर प्लस b² मतलब 0.02 का स्क्वायर प्लस c² मतलब 0.05 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, माइनस ए बी मतलब 0.03 × 0.02, ठीक है। फिर माइनस BC मतलब कि 0.02 × 0.05, फिर माइनस CA मतलब कि 0.05 × 0.03, ये माना जाएगा। तो इसको अब हम कर लेंगे सॉल्व, और जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 0.03 का स्क्वायर क्या होता है, तो 0.0009 हो जाता है, ठीक है। 0.02 का स्क्वायर क्या होता है, 0.0004 हो जाता है। 0.05 का स्क्वायर क्या होता है, 0.0025 हो जाता है। इसका अगर हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, -0.0006 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे और पॉइंट लगाए तो 0.0010 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट वाले में 5 या 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0015, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो मान प्लस में इसको हम जोड़ देते हैं, तो 25, 4, 29 और 9, 38, तो ये हो जाएगा 0.0038, और माइनस वाला हम जोड़ेंगे इकट्ठा तो आ जाएगा 0.0031, ठीक है। इसके बाद इसमें से हम इसको घटा देंगे 0.0031, इसको हम घटाते हैं तो 8 में से एक जगह 7, 0, 0, 0, 0, तो यही वैल्यू आ जाएगा इसका, जो कि दिया गया है ए पार्ट में, और हमें मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लगा लेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, यदि a/b बराबर 2/3 और b/c बराबर दिया गया 4/5 और c/d बराबर दिया गया 5/8, तो हमें निकालना है d/a। कैसे निकालेंगे,
तो देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बी को पहले बराबर करेंगे, ए अनुपात बी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अगर हम इसको बराबर करते हैं तो क्या हो जाएगा, कैसे बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको अगर हम 4 से टोटल गुणा कर देते हैं और इसको अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, चलिए 49 इस तरीके से देखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात बराबर 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर दिया गया 4 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर दिया गया 5 अनुपात 8। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो हम सबसे पहले बी को अगर बराबर करते हैं तो इसको 4 से गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 अनुपात 4 तियाँ 12। ये 3 से गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 अनुपात 5 तियाँ 15, ये हो गया। नीचे दिया गया 5 अनुपात 8, तो सी में यहाँ पे 15 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, तो 5 तियाँ 15 अनुपात 8 तिरिक 24, ये हो गया। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। जब निकाल लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 24, ये मान आ गया। ठीक है, यहाँ से हमें निकालना क्या है, ए अनुपात डी। तो ए अनुपात डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए अनुपात डी बराबर हो जाएगी 8 अनुपात 24, 8 अनुपात 24 हो जाएगी। और यहाँ से 8 अनुपात 24 ए अनुपात डी हो गया, और हमें वैल्यू जो बताना है वो डी अनुपात ए का वैल्यू बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए डी अनुपात ए की वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे डी अनुपात ए क्या हो जाएगा, डी अनुपात ए बराबर हो जाएगा 24 अनुपात 8, इसको बदल देंगे इस तरीके से। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 8 कम 8 8 तिरिक 24, तो 3 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 अनुपात 1 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 3 अनुपात 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में 1 अनुपात 3 भी दिया गया है, लेकिन जैसे ही आप ए अनुपात डी निकालेंगे वैसे आ जाएगा 1 अनुपात 3, जो कि गलत है। 3 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी अनुपात 1 पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। दिया गया है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर 5। तो हमें निकालना मान किसका है, साइन थीटा का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 से सभी को भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा क्या, ये मान हो जाएगा, इसको 5 से डिवाइड करते हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कॉस थीटा प्लस 1 आ जाएगा। अब ये वैल्यू जो आ जाता है, एक फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के। तो इससे हम कंपेयर करें, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से एक साइन थीटा बराबर 3/5 हो जाएगा, एक साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो एक कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा, 4/5। तो इस तरीके से यहाँ पे साइन थीटा का मान पूछा गया है, तो जो कि हमें दिया गया है, और यही आंसर हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/5, जो कि 3/5 किस में देगा, ए पार्ट में देगा, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो ये हो गया आपके कंप्लीट 50 क्वेश्चन मैथ के। अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलिए जीएस के क्वेश्चन को हम शुरुआत करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं मरुद्भिद। क्या कहते हैं, मरुद्भिद। जहाँ शुष्क जलवायु है, जहाँ सूखा हुआ, जैसे रेगिस्तान में जो पेड़ पौधे लगते हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था, तो स्तनधारियों का उद्भव हुआ था ट्रायसिक काल में, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको 1000 दिनारी की पदवी दिया गया था। तो 1000 दिनारी की पदवी दिया गया था मलिक कफूर को। क्यों दिया गया था, किसको, क्योंकि इसको 1000 दिनार में जो है खरीदा गया था, गुलाम था, अलाउद्दीन खिलजी के ने इसको रखा हुआ था, तो इसको 1000 दिनारी नाम दिया गया था, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मालाबार, दक्षिणी मालाबार के तट पर। दक्षिणी मालाबार तट कहाँ पड़ता है, तो ये केरला में पड़ता है, केरल में, तो वहीं पर ये जो है हुआ था विद्रोह, तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन करें। ठीक है, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुआ था वो कौन से अधिवेशन में दिया गया था, तो कराची में हुआ था 1943 में, उसमें इसने दिया था, तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है। तो भारत की संचित निधि से धन निर्गम जो होता है उस पर जो है देखा जाए तो किसी का भी नियंत्रण नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से किसी का नहीं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो अब हो गया यहाँ पे 1 लाख रुपए, आंसर सी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक के लेखक है राहुल खैल। क्या नाम है? राहुल खैल नाम है, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का यूपीआई सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा बना है? तो वो है नेपाल, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारित किया जाता है किसके माध्यम से किया जाता है? तो संसद निर्धारित करती है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है जो है राज्यपाल के द्वारा, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा राज्यपाल। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो आंसर क्या है सही, बी पार्ट सही, 159 लीटर। ठीक है, लगभग 158.8 या 9 लीटर आता है, तो यहाँ पे 159 लगभग माना जाता है, आंसर हो जाएगा इसका बी पार्ट। मानव शरीर का तापक्रम कौन नियंत्रित करता है? जो मानव शरीर का टेम्परेचर है वो किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा, तो आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन करेक्ट, हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इनसाइड ट्रेडिंग किससे संबंधित है? इनसाइड ट्रेडिंग की हम बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तो ये शेयर बाजार से संबंधित है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग जो है किसके कारण होता है? तो ब्लैक हार्ट रोग जो होता है ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, आंसर सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है इनमें से? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरण जो है प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाथी परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1992 में, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन किन दो स्टेशनों के मध्य जो है चलाई गई है? तो ये चलाया गया कोलकाता एवं ढाका के मध्य। ठीक है, तो ढाका कहाँ पर पड़ता है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, तो कोलकाता से लेकर ढाका के मध्य मैत्री एक्सप्रेस चलाया गया। उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती इनमें से? तो बलरामपुर को स्पर्श करती है, श्रावस्ती को स्पर्श करती है, पीलीभीत को भी करती है, लेकिन बस्ती जो है नेपाल की सीमा से टच नहीं करती, बाकी ये तीनों नेपाल की सीमा से टच करते हैं। चलिए, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग होता है जो है केवलर का, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? पक्की मिट्टी का हल जो मिला है वो बनावली से मिला है। बनावली कहाँ पड़ता है? बनावली जो है हरियाणा राज्य में स्थित है, तो बनावली से मिला है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये किस संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो भारत सरकार द्वारा इसमें से सेवा कर लगाया जाता है, निगम कर लगाया जाता है, सीमा कर लगाया जाता है, लेकिन मार्ग कर नहीं लगाया जाता। पथ कर जो है वो पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रधानों के द्वारा लगाया जा सकता है। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2022 का आयोजन हुआ था कतर में, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अभी ये 4 साल बाद होता है, 2026 में अब इसके बाद खेला जाएगा। तो 2022 में कतर में हुआ था, और ये कब हुआ था? तो 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक चला था। इसमें चैंपियन कौन सा देश बना? तो अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है चैंपियन बना था, और रनर अप कौन सा देश रहा था? तो फ्रांस। फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना चैंपियन बना था। तीसरे नंबर पर जो देश था वो था क्रोएशिया। ठीक है, तो ये अपना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 1 लाख से कम आबादी वाले जिलों में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक स्वच्छ गंगा शहर घोषित किया गया है? तो उस शहर का क्या नाम है? बिजनौर नाम है। ठीक है, बिजनौर हो जाएगा, आंसर बी पार्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन इंग्लिश से, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज ग्रामेटिकली करेक्ट? ठीक है, इसमें से कौन सा करेक्ट दिया गया है? तो अनलेस ही स्टडीज रेगुलरली he will not pass। फिर दिया गया unless he shall study regularly he shall not pass। फिर दिया गया unless he does not study regularly he will not pass। unless he will study regularly he will not pass। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही जो है वो है ए पार्ट। ठीक है, unless he studies regularly he will not pass। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। 77 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हमें इसमें भरना है, तो भरते हैं, राधा हैज नो कंट्रोल डैश हर टेम्पर। ठीक है, राधा कंट्रोलिंग नहीं है अपने टेम्पर पर, अपने गुस्सा पर कंट्रोल नहीं कर पाती, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसके लिए? ओवर। ठीक है, गुस्सा पर मतलब कि ओवर हर टेम्पर, यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ठीक है, गुस्सा के लिए ओवर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस? पैसिव वॉइस में कौन सा है इसमें से?
तो आवर आर्मी हैज बीन डिफेटेड, तो यहाँ ये पैसिव में लिखा है, बाकी सारे एक्टिव में, तो आंसर बी आप समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल, प्लूरल वर्ड कौन सा है, मतलब बहुवचन कौन सा है, इसमें से बहुवचन वर्ड प्लूरल वर्ड कौन सा है। प्लूरल की अगर हम बात करेंगे, बैंडेड दिया गया है, क्राइटेरियन दिया गया है, डाटम दिया गया, डेटम दिया गया और डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे डाटा शब्द जो है ये प्लूरल है। ठीक है, डाटा शब्द क्या है, प्लूरल। इसका सिंगुलर क्या होता है, डेटम होता है, जो कि सी पार्ट में लिखा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, डाटा शब्द क्या है, प्लूरल है। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन बनना है द सोवर वाज ओवर, द सन सोन आउट अगेन। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कंजंक्शन, कंजंक्शन के रूप में यहाँ पे आफ्टर होगा। ठीक है, आफ्टर द शावर वाज ओवर द सन सोन आउट अगेन। ठीक है, ही वाज ए नर्स एंड लिव्ड हिज डॉक्टर, यहाँ पे हो जाएगा इन द अबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड नर्स। नर्स जो है यहाँ पे क्या है, मतलब कि पुरुष है या फिर महिला है, ये बताना। ठीक है, पुरुष जेंडर है या महिला जेंडर है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये एक मैस्कुलिन जेंडर के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया, क्योंकि ही वाज ए नर्स, मतलब ही जो प्रयोग किया जाता है वो किस में, मैस्कुलिन के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पे ही जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नर्स मैस्कुलिन जेंडर है। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल, मतलब ए एन और द, तीन प्रकार के आर्टिकल, इनमें से बताना है, हमसे भरना है। राकेश शर्मा वाज द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया टू वॉक ऑन द मून, तो यहाँ पे भरना है दो आर्टिकल, क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा द फर्स्ट मैन। ठीक है, कोई चीज़ स्थिति अगर मजबूत करनी है, मतलब कि, तो द फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया वन ऑन द मून, द मून के पहले भी द लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब कि थर्ड फॉर्म होना चाहिए, आईएनजी फॉर्म होना चाहिए पास्ट परफेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे और हैड होना चाहिए, हैड है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो डी पार्ट में हैड ही बीन लिविंग फॉर एट पटना फॉर 3 years, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लिखा हुआ। बाकी हैज जो लिखा हुआ है गलत हो जाएगा। हैड प्लेड है तो ये भी हो जाएगा, क्योंकि गलत है, क्योंकि कंटिन्यूस वाला बताना है। वर संग थर्ड फॉर्म लेकिन कंटिन्यूस नहीं है, आईएनजी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज प्लूरल, प्लूरल नाउन इनमें से कौन सा होगा, 84। तो यहाँ पे देखिएगा तो मीडिया जो है शब्द क्या है, प्लूरल होता है। ठीक है, बाकी सारे सिंगुलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग सेंटेंस, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल 1990, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे भरा जाएगा जो है सिंस भरा जाएगा। ठीक है, कब से काम करें, तो सिंस जो 1990 पास्ट की बताना, तो सिंस हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। ऐड द राइट सफिक्स टू प्लूरलाइज वर्ड फोटो, फोटो के लिए अगर प्लूरल बनाना है तो कौन सा इसमें हम सफिक्स लगाएंगे, तो इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं एस लगा देंगे, तो फोटोज हो जाएगा, और फोटोज क्या हो जाएगा, प्लूरल सेंटेंस हो जाएगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस इसमें से कौन सा एक सिंपल सेंटेंस रूप में नहीं लिखा हुआ। पहला लिखा है ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी, तो यहाँ पे देखिए दैट के साथ दो क्लॉज जुड़े रहे हैं, तो ये जो है सिंपल सेंटेंस के रूप में नहीं लिखा हुआ। बाकी इसमें दो आपको क्या मिल जा रहा है, दो आपको वर्ब भी मिल जा रहा है, तो दो वर्ब, सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ब होता है। ठीक है, तो ये सिंपल में नहीं लिखा, बाकी सारे सिंपल में लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड आल इन द सेंटेंस क्या है, मतलब आल स्पोक इन हिज फेवर इज, अब यहाँ पे आल शब्द जो आल है वो क्या है, मतलब किस प्रकार का चीज़ है, तो आल यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो ये हो जाएगा बी पार्ट प्रोनाउन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव नाउन क्लाज, कौन सा सेंटेंस इसमें नाउन क्लाज नहीं है, नाउन क्लाज इस सेंटेंस के पास नहीं है। तो आई बिलीव दैट आई विल पास द टेस्ट, तो यानी कि यहाँ पे दैट के साथ जुड़ा है, यानी कि ये नाउन क्लाज हो जाता है। तो हैव, आई थॉट व्हाट सी वर ही वाज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी नाउन क्लाज है। डू यू नो व्हाट ही, व्हाट के साथ जुड़ा हो तो ये भी हो जाता है। द गर्ल हु इज लीडिंग द परेड इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए नाउन इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पे नाउन क्लाज नहीं है, तो 89 का हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, बाकी सारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डायरेक्ट नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसमें नरेशन बताना है कौन से, मतलब इनडायरेक्ट में लिखा है, इसको डायरेक्ट में हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना नरेशन, तो डायरेक्ट में लिखा हमें इनडायरेक्ट में लिखा है, डायरेक्ट में इसको हमें कन्वर्ट करना है। जैसे कि राहुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक व्हाइल ही वाज अवे, अब इसका हमें डायरेक्ट बताना क्या हो जाएगा, डायरेक्ट नरेशन बताना इसका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा राहुल इन्फॉर्म्ड हिज फ्रेंड दैट, तो राहुल यहाँ पे इन्फॉर्म की जगह पे हो जाएगा सेड टू, राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, राहुल ने अपने फ्रेंड से कहा। दैट हट जाएगा, कामा लग जाएगा, यू कैन मेक यूज, कुड के जगह पे कैन हो जाएगा, मेक यूज ऑफ माई बाइक व्हाइल
आई एम अवे, ठीक है, ही के साथ आई हो जाएगा, ही के बाद और फिर कामा लग के बंद हो जाएगा। तो ये सही रूप से लिखा हो, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल लिखा तो कुड के साथ बिल नहीं होता है, और यहाँ पर भी बिल है, ये भी गलत हो जाएगा, और यूज माई बाइक ये भी गलत हो जाएगा। तो सही सिर्फ बी पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बनना है सी इज सुपीरियर डैश मी, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग है, तो यहाँ पे सुपीरियर, और अगर मी है तो इसके पहले टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सी इज सुपीरियर टू मी, किसी को इस तरीके से कंपेरिजन करना तो टू लगाएंगे। वन हु हेट्स मैन काइंड इज कॉल्ड, वन हु हेट्स मैन काइंड, मानव जात से जो घृणा करता है उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, मिसांथ्रोप, ठीक है, मिसांथ्रोप कहेंगे। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कंसेंट, कंसेंट का एंटोनिम क्या होता है, मतलब कि बताना विलोम शब्द, कंसोनेंट का विलोम शब्द, कंसेंट का विलोम शब्द होता है सी पार्ट डिसेंट हो जाएगा, डिसेंट। कंसेंट मीन्स होता है सहमति, और डिसेंट मीन्स हो जाएगा असहमत, तो इस तरीके से इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ओपन द डोर, इसका पैसिव वॉइस बनाना तो इसका हो जाता है लेट द डोर बी ओपन, ठीक है, इसका पैसिव क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपन, ओपन द डोर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 है, गिव द मीनिंग ऑफ द इडियम। लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का हमें इडियम है, इसका हमें अर्थ बताना। तो बेड ऑफ रोजेस मतलब हो जाता है आरामदायक जिंदगी, जिसे कहते हैं प्लीजेंट लिविंग, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सुटेबल वर्ब, वर्ब हमें यहाँ पे भरना है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट्स अ फाइन कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, वर्ब कौन सा, तो यहाँ पे हैज लगेगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, हैज। व्हाट इज द सुटेबल प्रीफिक्स फॉर द वर्ड, बीटर के लिए सुटेबल प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, तो इसके लिए लगता है इम, इम बीटर हो जाता है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए हमें इसमें कौन सा सफिक्स लगाएंगे, तो इसमें लगाएंगे हम आईस, ICE लगा देंगे तो जस्टिस हो जाएगा, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर, तो यहाँ पे अगर देखा जाए सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ऑलवेज सी स्पीक द ट्रूथ जो कि गलत लिखा हुआ है, सी स्पीक ऑलवेज द ट्रूथ ये भी गलत है, सी स्पीक द ट्रूथ ऑलवेज ये भी गलत। तो सही वाला सिर्फ ए पार्ट में, सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। चूज द करेक्ट एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, रिजिड, रिजिड का विलोम शब्द, तो रिजिड का विलोम शब्द होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड मतलब होता है कठोर या फिर दृढ़, और फ्लेक्सिबल में होता है लचीला। तो इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो नहीं करते हैं, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9, तब तक के लिए थैंक यू।